वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, हम बात कर रहे थे डिपॉजिट्स की। डिपॉजिट्स में हमने सेक्शन 73(1) पढ़ा, सेक्शन 73(2) पढ़ा, 76(1) ने हमें रेफर किया सेक्शन नंबर 76 में। 76 में हमने लिमिट पढ़ी और प्रोविजंस पढ़े। देर आफ्टर हमने सेक्शन 73(1) और 2 को अगेन कंप्लीट किया प्रोविजंस के साथ। 76A में हमने पेनल्टी देखी। 74(1) और 2 में हमने ट्रांजिशनल प्रोविजन कि जो एक्ट से पहले चल रहा था उसको देखा। क्लियर? तो ये हमारी बातें थी डिपॉजिट्स को लेके। अब हमें बेसिकली पढ़नी है डिपॉजिट की डेफिनेशन कि व्हाट इज डिपॉजिट। डिपॉजिट को लेके इतनी सारी बातें तो कर दी, इतने सारे रूल्स तो पढ़ लिए, लेकिन एग्जैक्टली डिपॉजिट, क्योंकि सारा करने के बाद कहीं कहीं लोन में, डिपॉजिट में, बोरोइंग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन से लोन को बोरोइंग मानना है, कौन से लोन को केवल लोन मानना है, कौन से लोन को डिपॉजिट मानना है, डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड होगा नहीं होगा। तो वो सारी चीजें हमें मिलेगी डिपॉजिट की डेफिनेशन में। तो हम पढ़ेंगे डिपॉजिट की डेफिनेशन। डिपॉजिट की डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिपॉजिट की डेफिनेशन के एक्सक्लूजन, कि किन किन चीजों को डिपॉजिट से एक्सक्लूड किया गया है। डन? स्टार्ट करें पढ़ना। चलिए साहब देखते हैं फटाफट से। ये कहता है सेक्शन 231, सेक्शन 231। 231 क्या कहता है? 231 कहता है डिपॉजिट includes, deposit includes any amount deposit includes any amount received by way of, या तो सीधा सीधा बोल दिया जाए डिपॉजिट, जैसे अपन बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो अपन बोल देते हैं डिपॉजिट कराए, ठीक है। और लोन, आपने डिपॉजिट के थ्रू पैसा लिया है, आपने लोन के थ्रू पैसा लिया है, और एनी अदर फॉर्म, आपने किसी और फॉर्म में पैसा लिया है, एक्सेप्ट। तो ये बोले भाई आपको कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है, किसी भी फॉर्म में रिसीव हुआ है, सबको डिपॉजिट माना जाएगा, सबको डिपॉजिट माना जाएगा, एक्सेप्ट इनको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, इनको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। किनको नहीं माना जाएगा? किनको नहीं माना जाएगा? प्रेस्क्राइब्ड बाय सीजी, किसी अमाउंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, कि भाई आरबीआई के साथ कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है कि इसको आपको डिपॉजिट नहीं मानना।
तो साहब वो अमाउंट अगर आपको रिसीव हो रहा है तो आप उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ठीक है साहब। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सीजी और एसजी। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अमाउंट मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से कोई अमाउंट मिलता है, लोकल अथॉरिटी मीन्स नगर पालिका, नगर निगम, जैसे अपने यहाँ जेडीए है, उनसे कोई अमाउंट मिलता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी जैसे गवर्नमेंट ने कोई कॉरपोरेशन बना रखा है, जैसे पीएफ कॉरपोरेशन होता है, ऐसे प्राइवेट फंड होता है, पेंशन कॉरपोरेशन है, ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेशन है। ठीक है। और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, बट गारंटीड बाय गवर्नमेंट। तो ये लो साहब, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा मिल जाए, स्टेट गवर्नमेंट से कोई पैसा मिल जाए, लोकल अथॉरिटी से कोई पैसा मिल जाए, किसी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन से पैसा मिल जाए, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जिसको गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी हो, तो वो भी आपके लिए क्या नहीं माना जाएगा, वो भी आपके लिए डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। चलिए साहब, फिर कहता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, बेटा डिपॉजिट्स की बात केवल इंडियन चीजों पे अप्लाई होगी, मतलब अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन सिटीजन, गवर्नमेंट कहती है, सेक्शन कहता है, एक्ट कहता है विकसित सर आप फॉरेन से कितना भी पैसा लो, फॉरेन के लोगों से कितना भी पैसा ले लो, आप पे डिपॉजिट अप्लीकेबल नहीं है, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन सिटीजन, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, तो उनसे अमाउंट जो आपको मिला है वो क्या नहीं माना जाएगा, वो आपके लिए डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, भाई बैंक होते ही क्यों है, बैंक तो लोन लेने के लिए ही होते हैं। तो अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है, बैंकिंग कंपनी से लोन लिया है, जैसे मैं कहता हूं मैंने एक्सिस बैंक से लोन लिया है, या किसी और ने एसबीआई से लोन लिया है, तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लोन फ्रॉम पीएफआई, पीएफआई का मतलब क्या होता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपने पीएफआई से लोन लिया है तो भी वो क्या नहीं माना जाएगा, तो भी वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लोन फ्रॉम अदर कंपनी, अगर आपकी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से लोन लिया है तो वो भी डिपॉजिट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसके लिए अलग रूल होते हैं, अलग से एक्ट में सेक्शन बनी हुई है कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी से लोन लेती है
तो उस पे क्या क्या चीजें अप्लीकेबल होती है, क्या क्या कंडीशन होती है, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं माना जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय इश्यूइंग कॉमर्शियल पेपर। सर ये कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? बेटा जैसे हमारे डिबेंचर होते हैं ना, वैसे ही एक पेपर होता है कॉमर्शियल पेपर। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। सर ये क्या होता है? ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हाँ बेटा, जो बड़ी कंपनियां होती है ना, वो एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मार्केट से पैसा ले सकती है, उधार ले सकती है स्टॉक मार्केट से, बड़े बैंक से। तो वो बदले में क्या कर देती है? वो इसे लोन नहीं कहते, वो कहते हैं हम पैसा ले रहे हैं कॉमर्शियल पेपर के अगेंस्ट। कॉमर्शियल पेपर के अगेंस्ट का मतलब, जिस आदमी से वो पैसा लेते हैं उसे बदले में क्या दे देते हैं? उतने रुपए के कॉमर्शियल पेपर दे देते हैं। कैसे? जैसे मैं कहता हूं कि भाई मुझे 10 करोड़ रुपए किसी से लेने हैं, तो मैं उसे, अब ये कॉमर्शियल पेपर कैसे आते हैं? जनरली ये डिस्काउंट में इश्यू होते हैं। कैसे? मैंने 9 करोड़ 50 लाख रुपए लिए और 10 करोड़ रुपए के कॉमर्शियल पेपर दे दिए। जब उसका टाइम लिमिट पूरा होता है, जैसे 1 महीने 2 महीने जो भी उसका टाइम लिमिट होता है, वो पूरा होने के बाद वो मुझे मेरे पेपर रिटर्न कर देगा, कॉमर्शियल पेपर, और मैं उसे 10 करोड़ रुपए पे कर दूंगा। तो दैट इज नॉन एज कॉमर्शियल पेपर। ये डिटेल में आपके आएगा थोड़ा सा आगे चल के, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपको समझाया जाएगा कॉमर्शियल पेपर क्या होता है। ठीक है, बाकी इतनी डिटेल कि हाँ ये भी इश्यू करके मार्केट से पैसा बोरो किया जा सकता है, बस इतना ही समझना है आपको कॉमर्शियल पेपर। तो इसको भी क्या नहीं माना जाता? इसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाता। यहां तक नोट कीजिए फटाफट से। चलिए, यहां तक क्लियर है सभी को? कोई ऐसा पॉइंट जो इसमें से नहीं समझ में आया हो? नोट कर लिया? तो देखो हम क्या क्या कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी कंपनी को कोई भी अमाउंट रिसीव होता है, डिपॉजिट, लोन और एनी अदर फॉर्म, तो उसे डिपॉजिट माना जाएगा। किसको नहीं माना जाएगा? अगर वो अमाउंट प्रेस्क्राइब कर दी है सीजी ने आरबीआई से कंसल्ट करके कि डिपॉजिट नहीं मानना, या फिर अमाउंट रिसीव्ड हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन और ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन से जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन सिटीजन, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम अदर कंपनी, अमाउंट रिसीव बाय इश्यूइंग कॉमर्शियल पेपर। देखो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ये सारे वो आइटम्स हैं जिनके थ्रू पैसा लेने से गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है। ठीक है ना? फॉरेन से कोई भी पैसा आएगा तो वो गवर्नमेंट को पता होगा। कैसे पता होगा? ऐसा तो है नहीं कि पैसा आप तस्करी करके लाए होंगे, किसी बैंक से आया होगा, किसी ना किसी चैनल से आया होगा। तो अगर वो पैसा आया है तो वो आपको पता होगा।
बैंकिंग कंपनी के थ्रू लिया है, बैंक के थ्रू लिया है तो गवर्नमेंट को पता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तो भी गवर्नमेंट को पता है, किसी दूसरी कंपनी से लिया है तो भी गवर्नमेंट को पता है, क्योंकि उस कंपनी ने अपने अकाउंट्स में दिखाया होगा, आपने अपने अकाउंट्स में दिखाया होगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय कॉमर्शियल पेपर, ये भी एक वेल नोन मार्केट का ठीक है, समझ गए। तो ये सारे ऐसी चीजें हैं जिनसे वो पैसा लोग कंपनी के, गवर्नमेंट के, पब्लिक के सामने रहता है। डन, और है अभी, और है, क्लियर। क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया कोई भी अमाउंट, तो वो सारे अमाउंट जो इंक्लूड नहीं हो सकते हैं वो हमें हटाने पड़ेंगे। नोट कर लिया हो तो ओके कहे फटाफट से। कनिका डन। चलिए साहब, लोन बाय पब्लिक कंपनी फ्रॉम इट्स डायरेक्टर। अगर पब्लिक कंपनी ने अपने डायरेक्टर से लोन लिया है, अगर पब्लिक कंपनी ने अपने डायरेक्टर से लोन लिया है तो वो भी बताया जाएगा। अब सर ये पता कैसे चलेगा लोगों को, तो बेटा कंपनीज एक्ट में इसके बारे में सेक्शन है कि अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर से पैसा लेती है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है, उसके लिए अलग से सेक्शंस में ये बताया गया है, इसके लिए रूल बनाए गए हैं, तो फिर इसका पता चल जाएगा। फिर लोन बाय पब्लिक कंपनी फ्रॉम रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। तो बोले पब्लिक कंपनी ने लोन लिया है डायरेक्टर के रिलेटिव से, तो भी उसे नहीं माना जाएगा। लेकिन लेकिन बट, ऐसा लिख दो, बट डिक्लेरेशन गिवन डेट, उनको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी डेट मनी इज नॉट फ्रॉम borrowed funds, money is not from borrowed funds, that is money is earned money। सर इस पॉइंट का मतलब बताओ क्या है, मनी इज अर्नड मनी, इस पॉइंट का मतलब बताओ सर क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। कंपनी अपने डायरेक्टर से लोन ले सकती है, उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। कंपनी डायरेक्टर के रिलेटिव से लोन ले सकती है, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन जिस रिलेटिव से लोन लिया है उस रिलेटिव को एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैं कंपनी को जो ये पैसा दे रहा हूं ना, मैं किसी और से उधार लेके नहीं दे रहा हूं, मैं किसी और से उधार लेके नहीं, ये मेरा कमाया हुआ पैसा है, ये मेरा पैसा है, मतलब खुद का पैसा दे सकता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी को लोन चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए तो डायरेक्टर का रिलेटिव किसी और से लेके दे देता है, फिर तो हमेशा कंपनी क्या करेगी, जब भी उसे किसी से डिपॉजिट लेना होगा तो वो क्या करेगी, पहले डायरेक्टर के रिलेटिव को पैसा दिला देगी और फिर डायरेक्टर का रिलेटिव दे देगा।
तो ऐसा नहीं हो सकता, डायरेक्टर के रिलेटिव को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी ये मेरा पैसा है, मैं अपना पैसा दे रहा हूं। क्लियर? सर अगर उसने लोन लेके दे दिया तो बेटा उसके घर पे इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे कि आपने तो डिक्लेरेशन दे रखी है, ये आपका पैसा है। अब वो ये नहीं कह सकता कि ये उसका पैसा नहीं है। ठीक है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर। अरे भाई कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है, तो शेयर इश्यू करती है तो भी तो कंपनी के पास पैसा आता है। एक सेकेंड, अगर कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो भी तो कंपनी के पास पैसा आता है। शेयर इश्यू करने से भी कंपनी के पास पैसा आता है। बट allotment shall be made within 60 days। लेकिन भैया ये कहता है अगर कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उससे जो पैसा आता है उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, लेकिन आपको 60 डेज में अलॉटमेंट करना पड़ेगा। इफ allotment not made in 60 days, अगर आपने 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं की है, देन रिफंड इन नेक्स्ट 15 डेज। तो ये कहता है कि भाई अगर आपने शेयर इश्यू किए हैं, उससे जो पैसा आया है हम उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, लेकिन आपको 60 डेज में अलॉटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं कर पाए आप किसी भी रीजन से, देन रिफंड इन नेक्स्ट 15 डेज। तो आप अगले दिन में वो पैसा उन लोगों को रिफंड कर दीजिए साहब, वरना हम इसे डिपॉजिट मान लेंगे, वरना हम इसे डिपॉजिट मान लेंगे। ठीक है साहब? अमाउंट रिसीव्ड बाय इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर। हाँ भाई, सिक्योर्ड डिबेंचर, अगर कंपनी ने सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू करके कोई अमाउंट रिसीव की है तो उसे भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ठीक है साहब? अमाउंट रिसीव्ड बाय इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर which is convertible to share in 10 years। तो साहब अगर किसी कंपनी ने कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू किए और कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू करके पैसा लिया है और वो कन्वर्टिबल डिबेंचर का टाइम लिमिट 10 इयर्स तक है, मतलब 10 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो उसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय इश्यू ऑफ
डिबेंचर listed in स्टॉक एक्सचेंज। तो बोले ऐसे डिबेंचर इश्यू किए जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अगर आप उनको इश्यू करके अमाउंट रिसीव करते हो तो उसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। डन, फटाफट से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद ओके कहिएगा। प्रियांशी डन, कनिका डन, ओके। अमाउंट रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, सामान सेल करके जो पैसा लिया जाता है वो तो सेल होती है, वो थोड़ा ना डिपॉजिट होता है। तो मैंने कहा भाई उसके लिए भी हो सकता है आपने एडवांस ले लिया हो। मैंने आप लोगों को क्लास के लिए एडवांस पैसा ले लिया। अब मैं कहता हूं साहब मैंने किसी आदमी से डिपॉजिट लिया और मैंने कह दिया ये तो मैंने सामान के लिए एडवांस ले रखा है बस, और मैं दिखाए जा रहा हूं 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गए। अरे तो वही गवर्नमेंट कहती है आपने सामान के लिए एडवांस लिया था तो उसे सामान देते क्यों नहीं हो? इसका मतलब तो आप झूठ बोल रहे हो। तो ये कहता है कि अगर ये एडवांस आपने किसके लिए लिया है, अगर ये एडवांस आपने गुड्स के लिए लिया है मतलब सामान देने के बदले में लिया है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन 365 डेज। ये कहता है साहब 1 साल के अंदर 365 डेज में सप्लाई कर दो नक्की। अगर आपने माल देने के लिए एडवांस लिया है तो आप अगर 1 साल के अंदर अंदर सप्लाई कर देते हैं तो हम उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर्विस, अब बोले सर्विस के लिए लिया है, सर्विस के लिए लिया है तो बोले सर्विस प्रोवाइडेड विद इन 5 years और इंडस्ट्री ट्रेडिशन whichever is low, whichever is earliest। ऐसे कर कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई सर्विस है। अब सर्विस देने की बात यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भर दूंगा, तो अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के नाम पे आपसे एडवांस ले रखा है, तो क्या वो एडवांस सर्विस 5 साल बाद दूंगा?
नहीं भाई, उसकी इंडस्ट्री का टाइम लिमिट क्या है कि जो भी इंडस्ट्री जो भी रिटर्न की डेट होती है उस डेट तक रिटर्न भर दी जाएगी, या उस डेट के बाद में पेनल्टी के साथ जो डेट मिलती है उस डेट तक रिटर्न भर दी जाएगी। क्या उसके बाद में भी एडवांस रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो सिंपल सा तरीका है कि भाई सर्विस के लिए वैसे तो 5 साल है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड नेचर की सर्विस है जिसकी इंडस्ट्री का टाइम होता है जनरली, मान लो किसी इंडस्ट्री में 6 महीने है, किसी इंडस्ट्री में 12 महीने है, कि भाई वो काम पूरा करने में 6 महीने 12 महीने या 2 साल का टाइम लगता है, तो वो वाला टाइम मान लो अगर स्पेसिफाइड है तो। अगर इंडस्ट्री का टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर तो 5 साल लॉ में तो लिख ही रखा है। डन। क्लियर? चलिए साहब, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द एम्प्लॉय, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा है साहब, एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा है। एक सेकेंड, एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है साहब, तो कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट? नॉट एक्सीडिंग एनुअल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ये लो साहब, तो अगर मैंने अपने एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा है तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन मान लो मेरी सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ है, तो भैया सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा 1,20,000 हो सकता है। अगर 1,20,000 से ज्यादा का डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने एम्प्लॉय से लिया है तो वो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट क्या माना जाएगा? वो डिपॉजिट माना जाएगा। डन। क्लियर है? वो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट क्या माना जाएगा? वो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट डिपॉजिट माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। कोई निधि कंपनी, निधि कंपनी अमाउंट रिसीव्ड बाय निधि कंपनी, निधि कंपनी ये जो एनबीएफसी होती है ना, छोटे छोटे बैंक की तरह काम करने वाली, जो लोगों का पैसा जमा करती जाती है, छोटा छोटा पैसा जमा करती रहती है और फिर उनको जब जरूरत होती है तो उन्हें वापस दे देती है, वो कंपनियां कहलाती है निधि कंपनी। ये कैसे होते हैं? जो गांव में छोटे छोटे लोग होते हैं उन लोगों से क्या होता है, वो एक छोटा छोटा अमाउंट उस कंपनी में जमा कराते रहते हैं। जैसे 20 लोगों ने मिलके एक निधि कंपनी में पैसा जमा कराना स्टार्ट कर दिया, फिर जब उनका किसी को जरूरत पड़ती है तो वो उसको पैसा दे देते हैं और उससे थोड़ा इंटरेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड निधि कंपनी। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय निधि कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अगर कोई निधि कंपनी अपने मेंबर से पैसा लेती है
अमाउंट रिसीव्ड बाय चिट फंड कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अरे चिट फंड का मतलब चीटिंग कंपनी नहीं है, ये निधि कंपनी और चिट फंड कंपनी लगभग एक जैसी ही होती है। निधि कंपनी और चिट फंड कंपनी दोनों का एक ही काम होता है, एक जैसी ही होती है, ठीक है ना, दो अलग अलग नाम है बस। निधि कंपनी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मीनिंग एक ही होता है। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय निधि कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर, अमाउंट रिसीव्ड बाय चिट फंड कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। लास्ट पॉइंट लिखते हैं, स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी 25 लाख और मोर, 25 लाख और मोर। स्टार्टअप कंपनी को स्टार्टअप कंपनी पैसा लेती है, लेकिन छोटा मोटा अमाउंट नहीं ले सकती कि किसी से 2000 ले लिए, किसी से 10,000 ले लिए, किसी से 20,000 ले लिए। कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप कंपनी है, तो वो किसी आदमी से पैसे, आपने सुना है ये जो स्टार्टअप्स होते हैं वो फॉरेन से फंडिंग लेते हैं, फंडिंग आ जाती है, तो बोले उनके पास छोटा मोटा अमाउंट नहीं आना चाहिए, कम से कम 25 लाख और मोर, उससे ज्यादा का अमाउंट आना चाहिए, और shall be converted into equity share within 10 years। और 10 साल के अंदर अंदर आप उन्हें क्या दे दोगे, इक्विटी शेयर दे दोगे। जैसे मैंने किसी स्टार्टअप कंपनी में पैसा लगा दिया 50 लाख रुपए, तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, लेकिन उस स्टार्टअप कंपनी को 10 साल के अंदर अंदर मुझे अपनी कंपनी में इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे, मतलब मुझे ओनरशिप देनी पड़ेगी, वरना उसको क्या मान लिया जाएगा, डिपॉजिट मान लिया जाएगा। डन, क्लियर है? तो ये एक लिस्ट थी जिनको डिपॉजिट नहीं माना जाता है। पहले हमने कहा कि कोई भी अमाउंट आपको मिल जाए उसे डिपॉजिट मानेंगे, अब इन सारी चीजों को डिपॉजिट नहीं मानेंगे। देखो आपकी लगभग चीजें जिन जिन में आपको प्रॉब्लम होती थी वो सारी चीजें हट गई। शेयर इश्यू करना हट गया, डिबेंचर इश्यू करना हट गया, कॉमर्शियल पेपर जैसी चीजें इश्यू करना हट गया, बैंक से लोन लिया हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो, डायरेक्टर से पैसा लिया हो, डायरेक्टर के रिलेटिव से लिया हो, सामान बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो, वो सारी चीजें हट गई। किसी दूसरी कंपनी से लिया है वो भी हट गया। तो जनरली ऐसा अमाउंट जिसके बारे में डिस्क्लोजर नहीं होते, लोगों को पता नहीं होता है, वो वाली चीजें क्या कहलाती है, उनको डिपॉजिट मान लिया जाता है। तो फिर आपको डिपॉजिट का सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। डन, चलिए सर, अब एक लास्ट पॉइंट और लिखना है और हमारा पूरा टॉपिक खत्म। टाइम लिमिट ऑफ डिपॉजिट, टाइम लिमिट ऑफ डिपॉजिट मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। तो डिपॉजिट का टाइम लिमिट कितना होता है, डिपॉजिट का टाइम लिमिट मिनिमम होता है 6 मंथ और मैक्सिमम होता है 36 मंथ।
तो डिपॉजिट का टाइम लिमिट 6 मंथ से लेके 36 मंथ तक हो सकता है। ओके, क्लियर? आपको याद है मैंने आपको सेक्शन 74 में बताया था, सेक्शन 74 में बताया था जिस दिन सेक्शन अप्लीकेबल हुई थी उससे 3 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है। उन्होंने कहा हम तो मान लेते हैं आपने आज ही डिपॉजिट की है तो अब से 3 साल के अंदर पे कर दीजिए, या जितना टाइम कम बचा है उस टाइम में पे कर दीजिए। तो उन्होंने मैक्सिमम टाइम दिया था, उन्होंने डिपॉजिट का मैक्सिमम टाइम उतना जितना होता है उतना टाइम आपको दिया था। डन। और अगर इससे ज्यादा का एक्सटेंशन चाहिए, इससे ज्यादा का एक्सटेंशन चाहिए तो भैया कोर्ट के पास जाओ, एनसीएलटी के पास जाओ, रीजंस रखो और आपको एक्सटेंशन मांगो। अगर वो ग्रांट करते हैं तो भैया कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं होता, कोर्ट से ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं होती। ठीक है, तो कोर्ट में जाओ, एक्सटेंशन मांगो, अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। डन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पूरा डिपॉजिट का टॉपिक है। देखो डिपॉजिट का टॉपिक में एक सिंपल रिवीजन दे रहा हूं। डिपॉजिट का टॉपिक स्टार्ट कहां से हुआ था? डिपॉजिट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 73(1) से। सेक्शन 73(1) ने कहा कि कोई भी आदमी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 76। तो बोले एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अब हम चले गए थे साहब सेक्शन नंबर 76 पे। 76 ने कंडीशन दी, उसने कहा एलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन होगी साहब? जिस कंपनी की नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हो या उसका टर्नओवर 100 करोड़ से 500 करोड़ से ज्यादा हो तो उसे एलिजिबल पब्लिक कंपनी मानेंगे, वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है साहब। फिर हमने अगले दिन उसमें देखा था कि साहब उसकी कुछ सेक्शन भी थी, कुछ कंप्लायंस भी थे। कंप्लायंस क्या थे? उसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन की जगह ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा अगर उसकी प्रेजेंट बोरोइंग और प्रपोज्ड बोरोइंग, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम से कम हो या उसके बराबर हो तो उसे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। उसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग भी लेनी पड़ेगी। ये बात हो गई सेक्शन नंबर 76 कंप्लीट। हम वापस आ गए किस पे? सेक्शन 73(2) पे। सेक्शन 73(2) ने कहा कि कोई भी कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है साहब। अब कर सकती है तो क्या उस पर कोई लिमिट है? हाँ साहब, उसकी लिमिट्स बताई थी। 6 कंपनियों के बारे में हमने बात की, 6 कंपनियां। पहली एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी 2 तरह की, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए हमने लिमिट में कहा कि मेंबर से और पब्लिक से दोनों से मिला के मैक्सिमम 35, उससे ज्यादा नहीं ले सकते साहब। लेकिन नॉन गवर्नमेंट के लिए मेंबर से 25, पब्लिक से 10, मेंबर से 10, पब्लिक से 25, मेंबर से 10, पब्लिक से 25, बस इससे ज्यादा नहीं ले सकते। फिर हम गए साहब पब्लिक कंपनी जो कि एलिजिबल नहीं है, 35%। ठीक है साहब। उसके और आगे गए तो हमने कहा प्राइवेट कंपनी 100%। फिर आपने कहा आईएफएससी पब्लिक कंपनी 100%। फिर आपने कहा कि साहब स्टार्टअप अनलिमिटेड। फिर हमने कहा पब्लिक कंपनी सेटिस्फाइंग 3 कंडीशन, पब्लिक कंपनी सेटिस्फाइंग 3 कंडीशन, अनलिमिटेड वो भी ले सकती है। ठीक है साहब। फिर आप आगे सेक्शन नंबर 76A। 76A कहता है कि अगर किसी ने 73 और 76 को कंप्लाई नहीं किया तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी।
तो वो पेनल्टी हमें बताएगी सेक्शन 76A में। फिर आप आ गए साहब वापस 74 पे कि अगर ये तो सारे रूल तब है जब से डिपॉजिट का सेक्शन लगा है, अगर 1 अप्रैल 2014 से पहले किसी ने डिपॉजिट ले रखा हो तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे साहब एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, उसे डीपीटी 4 फाइल करना पड़ेगा आरओसी में, और उसे कहा गया कि 3 साल के अंदर अंदर रीपे कर देना साहब, 3 साल के अंदर अंदर रीपे कर देना, या उससे पहले टाइम लिमिट पूरा हो रहा है तो उससे पहले कर देना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो जाओ एनसीएलटी के पास एक्सटेंशन मान लो, और अगर आप इन बातों को पूरा नहीं करते हो तो आप पे पेनल्टी लगेगी, वो पेनल्टी भी बता दी। ठीक है साहब। फिर 73(2) के प्रोविजंस थे। प्रोविजंस क्या थे, क्लोज ए से लेके एफ तक, उसमें क्लोज डी एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि क्लोज डी होता ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमने सारी कंपनीज को एग्जम्पशन दे रखी है, हमने जो ये स्टार्टअप है, प्राइवेट कंपनी है, केवल ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी को छोड़ के, पब्लिक कंपनी को छोड़ के, पब्लिक कंपनी उसको छोड़ के हमने क्या दे रखी है, एक्सटेंशन दे रखा है, एग्जम्पशन दे रखा है कि उनको केवल क्लोज एफ फॉलो करना है, ए से लेके ई तक ना फॉलो करे तो भी चलेगा, फॉलो करते हैं तो कोई बात नहीं है, ना फॉलो करे तो भी चलेगा। आज हमने देखा सेक्शन नंबर 231, वो कहता है कि साहब कोई भी अमाउंट रिसीव करो डिपॉजिट माना जाएगा एक्सेप्ट ये सारे पॉइंट्स, वो हमने पॉइंट देख ली। इसमें दो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आए, एक तो सेल वाला जिसमें 1 ईयर और 5 ईयर्स था, एक एम्प्लॉय वाला जिसमें भी लिमिट लगी हुई थी, और एक स्टार्टअप वाला उसमें भी लिमिट लगी हुई थी। बाकी नॉर्मल पॉइंट्स आपको याद सारे ही करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा था साहब टाइम लिमिट 6 मंथ से लेके 36 मंथ। तो ये आपका पूरा टॉपिक था डिपॉजिट्स। जनरली ऐसा पॉइंट है बेटा, अगर हम इसको वैसे रीड आउट करने की कोशिश करते हैं, एज ए प्रॉपर बुक से रीड करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़े टाइम बाद हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, हर कोई इसे छोड़ देता है, लेकिन मैंने आपको जितना सिंप्लीफाई में कर सकता था उतना सिंप्लीफाई मैंने इस टॉपिक को कर दिया है। क्लियर, डन। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।